Hi everyone, welcome to Simply Explained. Today we are going to study some research topics. ये आपके यूनिट 3 में है इन रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड एनालिसिस में. टुडे वील अंडरस्टैंड कि आप जब एक रिसर्च कंडक्ट करते हो तो उस केस में आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो, आप क्या क्या चीज़ें देखते हो. वील स्टडी अबाउट वेरिएबल्स, सैम्पलिंग, hypothesis, reliability, validity and techniques of data collection. Okay, let's begin. जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हो या रिसर्च करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे सपोजिंगली हमने एक टॉपिक लिया, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम. नाउ प्लीज मेक श्योर ये आप लाइन अच्छे से कर लो, बिकॉज इन द होल टॉपिक, इन द होल PPT we are going to understand everything through this example. Impact of education on income. अब इस एग्जाम्पल में इसका मतलब तो समझ में आ रहा है कि इनकम का इम्पैक्ट एजुकेशन पे क्या होता है. इस एग्जाम्पल में हम दो चीजें देख रहे हैं. दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक है एजुकेशन और दूसरा है इनकम. हम दो चीजें मेजर कर रहे हैं. ये जो दो चीजें हैं इन्हें कहते हैं वेरिएबल. इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम में जो एजुकेशन और इनकम है इन दोनों को कहते हैं वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं एक पॉपुलेशन में या एक सैंपल में जो कि आप क्वांटिफाई या मेजर कर सकते हो. इट इज एनी कैरेक्टरिस्टिक और नंबर दैट कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड. मेजर्ड और quantified. Variables are characteristics that can vary in a population. मतलब ऐसी characteristics जो हर population के साथ वेरी करती हैं. इसमें कई सारे टाइप के होते हैं, बट मेन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है. जैसे कि एजुकेशन का इम्पैक्ट इनकम पर, तो एजुकेशन का इम्पैक्ट इनकम को चेंज कर रहा है या इनकम के अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है. अगर एजुकेशन कम है तो इनकम कम है, अगर एजुकेशन ज्यादा है तो इनकम ज्यादा है. यही तो कहना चाह रहे हैं इस एग्जांपल में. और डिपेंडेंट वेरिएबल वो हुआ जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अफेक्ट हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे इनकम, एजुकेशन का जो इम्पैक्ट है वो इनकम के ऊपर पड़ रहा है, तो इनकम इस केस में क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल. और इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ सेम एग्जांपल को लेकर अगर हम देखें, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम. अब नाउ लेट अस सपोज इस एग्जांपल में इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम में हमने एक सर्वे कंडक्ट करा. हमने बहुत सारे लोगों से क्वेश्चनेयर्स भरवाए, या हमें रिसर्च इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ी, जिससे हम इन लोगों की इनकम लेवल और एजुकेशन लेवल को मेजर कर सकें. तो जिस टाइप के लोगों की जरूरत पड़ी और जिन लोगों की हमको जरूरत पड़ी ये क्वेश्चनेयर भरवाने के लिए, ये रिसर्च कंडक्ट करवाने के लिए, ये हो गए हमारे सैंपल. तो सैंपल क्या हुआ? सैंपल देखो, अब सैंपल क्या होता है? बेसिकली एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है. सबसेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन होता है. अब आप पॉसिबल तो है नहीं कि आप पूरी पॉपुलेशन, जितनी भी इंडिया में लोग रहते हैं, वर्ल्ड में लोग रहते हैं, आप सबसे डेटा कलेक्ट कर सको. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे लोग हैं. तो आप क्या करते हो? एक रिप्रेजेंटेशन लेते हो. जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल ले लिया 100 लोगों का या 200 लोगों का या 500 लोगों का, तो आपने एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया जिससे आप एक आइडिया को जनरलाइज कर सकते हो. ठीक है. सैम्पलिंग में क्या होता है? कुछ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को आप लेते हो, एक स्टडी कंडक्ट करते हो और उससे आप क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन, या आप एक आइडिया फॉर्म करते हो, आप एक जनरलाइज्ड आइडिया बनाते हो. जैसे इस एग्जांपल में देखो, स्टडिंग वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन यूजिंग स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बेस्ड ऑन जेंडर और रेस. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं. रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी. एंड बेसिकली दो होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है. कोटा सैम्पलिंग, बहुत सारे टाइप के सैम्पलिंग होते हैं, बट राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द ओवरव्यू ऑफ दीज टॉपिक्स. स्टडिंग वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन यूजिंग स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बेस्ड ऑन जेंडर एंड रेस. इसका मतलब ये हुआ कि आप वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन
स्टडी कर रहे हो बेस्ड ऑन जेंडर एंड बेस्ड ऑन रेस, ठीक है। आप और सैम्पलिंग टाइप क्या लिया है आपने, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मतलब आपने स्ट्रैटाज में जो डिवाइडेड लोग हैं उन्हीं का सैंपल लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल हो गया आपका एक सैंपल, एक सैंपल हो गया डिफरेंट रेसेस का, डिफरेंट रेस में जो बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट हम अगर इस एग्जांपल को नहीं भी ले, इनकम इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन और इनकम पे ले, तो इसमें हमारा सैंपल कौन हो गया, एक तो वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, क्योंकि उन्हीं वर्किंग प्रोफेशनल्स का ही आप सैंपल लेकर उनकी एजुकेशन लेवल आप टेस्ट कर सकते हो। उन्हीं वर्किंग प्रोफेशनल्स का क्या इनकम है और क्या स्टैंडर्ड ऑफ क्या इम्पैक्ट और एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है उनकी लाइफ में और कौन से लेवल पे वो स्टैंड करते हैं, ये आप सैंपल साइज में देखते हो, सैंपलिंग में देखते हो, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब रिसर्च टॉपिक हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम, ठीक है। अब इस टॉपिक पे हमने एक अजम्पशन बनाया, इस रिसर्च के टॉपिक में हमने एक अज्यूम करा, सॉरी join the next meeting in Zoom. अब इस टॉपिक में हमने ये अज्यूम करा कि पीपल विद हायर इनकम जिन लोगों की हायर है वो वही लोग हैं जिनका एजुकेशन भी हायर है, ठीक है। तो हमने क्या अजम्पशन करा, पीपल विद हायर एजुकेशन हैज हायर इनकम, पीपल विद हायर एजुकेशन हैज हायर इनकम। तो ये जो अब ये अजम्पशन हमने बना ली, रिसर्च हम ये रिसर्च करने से पहले ही अज्यूम करते हैं कि या तो हम हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है या तो ये प्रूव हो जाएगा या ये नॉट प्रूव होगा या फिर ये प्रूव नहीं होगा, ठीक है। जो रिसर्च हमारा प्रॉब्लम है कि पीपल विद हायर एजुकेशन लेवल मेक्स हायर मनी या मेक्स मोर मनी, पीपल विद हाई एजुकेशन लेवल हैज हाई इनकम, हमने ये अजम्पशन बना लिया। अब ये अजम्पशन या तो प्रूव हो जाएगा हमने जो सैंपल साइज इकट्ठा करा है उसको रिसर्च करने के बाद, या फिर प्रूव नहीं होगा। ये अजम्पशन जो हम करते हैं बिफोर वी कंक्लूड आवर आंसर, ये अजम्पशन जो हम करते हैं इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। अब जब हाइपोथेसिस में अगर आपने ये स्पेलिंग देखी हो, इसका मतलब प्लूरल है ये, ठीक है, SIS इज सिंगुलर, ठीक है, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्शन होता है वेरिएबल्स के रिलेशनशिप का। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, उनके रिलेशनशिप को हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि ये क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट दिखा रहे हैं और ये पहले से ये चीज रिलेटेड है, एजुकेशन बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। बट व्हेन दैट assumption is proved, उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब ये assumption आपकी प्रूव हो जाती है, जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जब वो रिलेशनशिप प्रूव नहीं होता है उसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस, ठीक है। दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, ओके। इसमें भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, विमेन इन लीडरशिप रोल्स और लेस देन मेन इन सिमिलर रोल्स। ये हमने एक हाइपोथेसिस कर ली कि अगर विमेन और मेन दोनों एक ही पोजीशन पे हैं तो विमेन की जो इनकम है या विमेन की जो अर्निंग्स है वो कंपैरेटिवली टू मेन कम होंगी, ठीक है। तो हम इसमें सैंपल साइज क्या लेंगे, इस एग्जाम्पल में हम सेम पोजीशन के लोगों का सैंपल साइज लेंगे जिसमें मेन और विमेन दोनों सेम पोजीशन पे, सपोजिंगली CEO है, ठीक है। CEO हम पोजीशंस पे लेंगे, देखेंगे कौन से मतलब कितने फीमेल्स हमने लिए, फॉर एग्जांपल 3 फीमेल्स और 3 मेल्स। इतना कम सैंपल साइज लेते नहीं है बट फॉर एग्जांपल हमने लिया, तो हमने देखा कि फीमेल्स को मिल रहे हैं 1 लाख रुपीज, बट मेल को मिल रहे हैं 1,50,000 रुपीज। तो इस केस में क्या होगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, कि ये जो हाइपोथेसिस है ये प्रूव्ड हो चुका है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कंसिस्टेंसी। जब आप कोई भी सर्वे कंडक्ट कर रहे हो या जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो कितना कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट लेकर आ रहा है, ठीक है, कितना कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट लेकर आ रहा है उसे कहते हैं रिलायबिलिटी। फॉर एग्जांपल अ जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे गिविंग द सेम रिजल्ट रिपीटेडली इंडिकेट्स रिलायबिलिटी। जो जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वेज हैं उसमें अगर आपका सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं अगर आपने 100 मेन लिए और 100 विमेन लिए तो हर बार 50-50 ही आ रहा है, नहीं। एक सर्वे जहां पे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, कोई टेस्ट है, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपने क्या करा
आपने क्या आपने 100 पीपल पे ट्राई करा, ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कितना रिलायबल है, हमें कैसे पता चलेगा? जब वो हर बारी कंसिस्टेंटली वो सेम रिजल्ट लेकर आएगा, या फिर वैलिडिटी में आएगा एक्यूरेसी, बट रिलायबिलिटी में आता है सेम रिजल्ट, कंसिस्टेंसी, कि कितनी बार उसका सेम रिजल्ट आ रहा है, कितनी बार उसने 96% निकाला, कितनी बार उसने 88% निकाला, कितनी बार उसने 72% निकाला, कि 96 अक्रॉस 96 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अक्रॉस 88 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिमिलरली वैलिडिटी का मतलब हुआ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब कि कितनी बार सही आ रहा है या नहीं, इधर सेम आ रहा है या नहीं, इधर सही आ रहा है या नहीं। अ स्टडी ऑन सोशल क्लास में लैक वैलिडिटी इफ इट ओनली कंसिडर्स इनकम। अब आपने सपोजिंगली ये देखा लेवल इम्पैक्ट ऑफ इनकम, सॉरी इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम, ठीक है, इस केस में वैलिडिटी सही होगी कि नहीं होगी? इतनी सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने इसमें ये नहीं देखा कि स्किल्स क्या क्या है लोगों की, ठीक है, हमने ये नहीं देखा कि एक्सपीरियंस क्या क्या है लोगों का। कुछ लोग ऐसा होता है कि आफ्टर 5 to 6 years के बाद वो MBA करने जाते हैं, ठीक है, आफ्टर देयर BBA दे डू 5 to 6 year एक्सपीरियंस एंड देन दे गो फॉर MBA। कुछ लोग होता है BBA के जस्ट बाद MBA करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस केस में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, किसके स्किल्स बेटर है, किसका एक्सपीरियंस बेटर है, ये सब भी चीजें देखी जाती है। तो इस केस में वैलिडिटी, इस केस में इस एक्सपेरिमेंट में वैलिडिटी क्या होगी? लैक करेगी, ठीक है। बट अगर आपके वेरिएबल्स यही दो हैं सिर्फ, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, ये आपका स्टडी हो गई। बट यू कांट समराइज कि क्या कहते हैं इनकम, एजुकेशन की वजह से ही इनकम बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। ओके, द लास्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन का सिंपल सा मतलब हुआ कि आप जब अपने डेटा कलेक्ट करते हो, जब आप सैंपल से डेटा लेते हो, तो किस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हो? आप उनका इंटरव्यू लेते हो, आप उनके सर्वेज लेते हो, आप उनसे क्वेश्चनेयर भरवाते हो, आप एक पर्टिकुलर पर्सन की केस स्टडी पढ़ते हो, ठीक है, ये सब होता है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। जैसे सर्वे में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर बना के देते हैं और उस क्वेश्चनेयर को लोग भरते हैं और उस भरने के बाद आप उसे एनालाइज करते हो। इंटरव्यू में क्या होता है, एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होती है, इन डेप्थ डिस्कशन होता है टॉपिक के बारे में। ओके, द नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि आप ना नो क्वेश्चंस नो आंसर्स, आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। आप कहीं पे बैठे हो, किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में हो, और आपने क्या किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया कि लोग क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो एक्सपेरिमेंट जो एक सेकेंड, जो लोम्ब्रोसो ने किया था प्रिजन में और एटाविज्म की थ्योरी निकाली थी। अब आप पूछोगे क्या है ये, तो लोम्ब्रोसो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट था जिसने क्या किया था, एक स्टडी कंडक्ट करी थी प्रिजन में। वो प्रिजनर्स की तरह ही बन के प्रिजन में गया था और उसने स्टडी कंडक्ट करी कि कौन से लोग प्रिजनर्स हो सकते हैं। तो उसने ऐसे 16 कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले और उसने बोला कि जो प्रिजनर्स हैं क्रिमिनल्स हैं वो बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं। और 16 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जिसमें उन्होंने बोला कि प्लम लिप्स हों या फिर ब्रॉड फोरहेड हो, ये सारे उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि जिन जिन लोगों के ये होता है वही क्रिमिनल्स होते हैं। बट लेटर इट वाज डिसप्रूवन, बट ये होता है ऑब्जर्वेशन। केस स्टडी में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर पर्सन का या मोर देन वन पर्सन का डिटेल में आप उनके बारे में जानते हो, आप उनसे क्वेश्चंस करते हो, आप उन्हीं की लाइफ स्टोरी या उन्हीं का लाइफ स्टाइल स्टोरी उन्हीं को पढ़ते हो। सेकेंडरी डेटा होता है यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा। यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा का मतलब हुआ कि जो भी जर्नल्स पहले के हैं, जो भी रिसर्च पेपर्स पहले के हैं, ठीक है, कोई न्यूज है, कोई कुछ भी, मतलब कोई बुक्स हैं, ये सब आप सेकेंडरी डेटा में यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग सर्वेज टू स्टडी सोशल मोबिलिटी। हाँ, एग्जाम्पल तो ये भी हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन में, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम में आपने सर्वे कंडक्ट करा ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, या फिर आपने इंटरव्यूज लिए, कुछ भी हो सकता है। वट एवर दैट इज अप टू यू। रिसर्चर डिसाइड करता है उसको किस तरीके से अपना डेटा कलेक्ट करना है, उसको क्या सैंपल चाहिए। वो सैंपल या फिर जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो आपके रिसर्च से मिलता जुलता होना चाहिए, वो आपके रिसर्च को सपोर्ट करना चाहिए बस। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. If you have any ideas, opinions or comments, please leave them in the comment section. And thank you. Please like, share and subscribe.
And if you feel the need, you can also write to us at everythingsimplyexplained@gmail.com.